जय माता दी दोस्तों, मैं अवधेश भदौरिया तपोभूमि क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, जो कि मध्य प्रदेश पीएससी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे एग्जाम को केवल 2 दिन बचे हुए हैं। यही चीज सोचते हुए मैंने इसके लिए केवल शॉर्ट नोट्स बनाए, कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बनाया। 12-13 मिनट की वीडियो में ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस अधिनियम के उद्देश्य से। देखिए यहाँ पर ये उद्देश्य लिखा हुआ है। मेन उद्देश्य इसका ये है कि छुआछूत को हमको बंद करवाना है और जो लोग फैला रहे हैं छुआछूत उनको दंड दिलवाना है। ये अधिनियम 8 मई 1955 को अधिनियमित हुआ, यानी इस दिन राष्ट्रपति ने इस पे हस्ताक्षर कर दिए और फिर 1 जून 1955 को ये संपूर्ण भारत में लागू हो गया। इस अधिनियम में कुल 17 धाराएं हैं। पहली धारा में बताया गया है इसका नाम, विस्तार और प्रारंभ, जो कि अपन देख ही चुके हैं। दूसरी धारा में कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। यहाँ पर कुछ चीजों की परिभाषा दी गई हैं। ये जानना भी महत्वपूर्ण है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी परिभाषा कहां पर दी गई है। जैसे कि पूछ दिया जाए कि लोक पूजा स्थान को कहां पे परिभाषित किया गया है, तो हम बता देंगे धारा 2 के डी में परिभाषित किया गया है। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है वो लोक पूजा स्थान की है, क्योंकि लोक पूजा स्थान में वो स्थान भी शामिल होते हैं जो निजी स्वामित्व के हों, यानी किसी के खुद का है, किसी का खुद का मकान है, उसमें उसने मंदिर बना रखा है लेकिन सबके लिए खुला रखा है कि जिसको आना है वो पूजा करे। लेकिन वो अगर कोई ऐसा अपराध करता है बाद में कि भाई तुम एससी वाले हो, दलित हो, तुम नहीं आओ, ये आगे बताया गया है। धारा 3 में धार्मिक निर्योग्यताओं के बारे में बताया गया है, वहीं धारा 4 में सामाजिक निर्योग्यताओं के बारे में बताया गया है। धारा 5 में बताया गया है कि अगर आप किसी दलित को अस्पताल या शिक्षा समिति या फिर कॉलेज में प्रवेश से इंकार कर देते हैं तो क्या होगा। धारा 6 में बताया गया है कि आप किसी को इस आधार पर माल नहीं बेच रहे हैं, आप दुकानदार हैं या फिर सेवा नहीं दे रहे हैं कि वो अनुसूचित जाति का सदस्य है, तो फिर आपका क्या होगा, ये सब कुछ बताया गया है। और धारा 7 में छुआछूत की वजह से और भी अपराध हो जाते हैं उनके बारे में बताया गया है, या फिर छुआछूत को माइंड में रखते हुए अगर आप कोई अपराध कर रहे हो उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर एक शब्द आया है निर्योग्यता। निर्योग्यता को इंग्लिश में डिसेबिलिटीज कहते हैं। निर्योग्यता का मतलब है यहाँ पर आप किसी को, मान लीजिए आप सवर्ण हो और आपने किसी दलित से बोल दिया कि आप ये काम करने के योग्य नहीं हैं, ये आप निर्योग्य हैं, आप मंदिर में नहीं जा सकते, तो ये धार्मिक निर्योग्यताएं हो गई। बहुत सारी इस तरीके की निर्योग्यता रहती है कि आप इस नदी के किनारे ये काम नहीं कर सकते, कोई धार्मिक अनुष्ठान वगैरह नहीं कर सकते, आप दलित हो। इसी तरीके से सामाजिक निर्योग्यताएं हैं बहुत सारी कि इस कुएं से पानी भरोगे, इस कुएं से नहीं भर सकते, ठीक है कि नहीं। अगर कोई सवर्ण जाति का बैठा है तो आप ऊंचे पे नहीं बैठ सकते, मतलब कुर्सी पे नहीं बैठ सकते, नीचे बैठोगे, ये सारी चीजें हैं। तो लेकिन यहाँ पर एक काम बहुत सही है कि कुछ भी करो सजा सबके लिए बराबर है, तो अपना याद करने का काम कम हो जाएगा। सबके लिए सजा कितनी है, कम से कम 1 महीना और ज्यादा से ज्यादा 6 महीना की कारावास, और साथ ही साथ जुर्माना लगेगा जो 100 रुपए से 500 रुपए का होगा। ठीक है, बहुत पहले अधिनियम बना था, उस टाइम पे 100-500 ज्यादा होता था, फिर उसके बाद सरकार ने नहीं बढ़ाया। यहाँ पर भी एक अपवाद है, धारा 7 का ए। धारा 7 के ए में बताया गया है अस्पृश्यता के आधार पर अगर आप किसी से बलात् श्रम करवाते हैं, यानी जबरदस्ती किसी से काम करवा रहे हैं और ये क्या कि अरे तुम इस जाति के हो, तुमको ये काम करना ही पड़ेगा, है कि नहीं, आपको झाड़ू लगानी पड़ेगी काहे कि आप इस जाति के हो, तो इसको बड़ा गुनाह माना गया है और इसके लिए जो सजा है वो 3 महीने से लेकर 6 महीने तक की जेल और साथ ही साथ 100 रुपए से 500 रुपए का जुर्माना। अब देखते हैं धारा 8 और धारा 9, ये दोनों धाराएं लगभग एक ही जैसी हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी दुकानदार ने सामान देने से मना कर दिया या फिर सेवा देने से इनकार कर दिया कि आप अनुसूचित जाति के हो, तो उसका लाइसेंस खत्म कर सकती है सरकार। ऐसे ही धारा 9 में बताया गया है अगर कोई इस एक्ट के तहत अपराध करता है और उसको शासन ने पहले से कोई अनुदान दे रखा है, ग्रांट दे रखा है, कोई जमीन दे रखी है कि इस पे आप ये काम कर लीजिए, सरकार ने ऐसा कुछ दे रखा है, तो वो उसको वापस ले सकती है सरकार। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है अपराध करोगे तो भरोगे, यानी अगर मान लो तुमने कोई लोन ले रखा है तो सरकार कही चलो लाके दे दो अब तुम हमें वापस। धारा 10 में बताया गया है अपराध का दुष्प्रेरण, यानी कि जो अपराध का दुष्प्रेरण करते हैं उनके साथ क्या होगा। सबसे पहले यहां पर देख लें कि दुष्प्रेरण किसको कहते हैं, पहले भी मैं बाकी के एक्ट में बता चुका हूं। दुष्प्रेरण की परिभाषा है आईपीसी की धारा 107 में दी गई है। दुष्प्रेरण का मतलब होता है किसी को अपराध के लिए उकसाना, षड्यंत्र में शामिल होना या फिर सहायता करना।
यहां पर एक अच्छी बात यह है कि दुष्प्रेरण करने वाले को भी वैसा ही दंड मिलेगा, यानी कम से कम 1 महीना, ज्यादा से ज्यादा 6 महीना, साथ ही साथ 100 रुपए से 500 रुपए तक का जुर्माना। धारा 10A देखते हैं। धारा 10A में यह बताया गया है कि राज्य सरकार के पास शक्ति होती है सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की। यानी कि मान लिया किसी गांव में छुआछूत से संबंधित कोई इस एक्ट के तहत कोई कांड हो गया, ठीक है। अब वहां पर जिसने ये कांड किया उसको बाकी के लोग बचा रहे हैं, गवाही नहीं दे रहे हैं, सबूत मिटा रहे हैं, और सरकार समझ गई कि ये गांव वाले बदमाश हैं, ये मोहल्ला वाले बदमाश हैं, तो वो उनके खिलाफ सामूहिक जुर्माना लगा देगी कि सब लोग पूरा गांव मिलके इतने रुपए भरो, और बता देगी इतने गांव में घर हैं, सब हर एक घर वाले इतने इतने रुपए दो और भरो। धारा 11 क्या बताती है कि अगर आप पहली बार गलती करते हो, पहली बार अपराध करते हो, ठीक है, ये सजा मिल रही, दूसरी बार करोगे तो और ज्यादा सजा मिलेगी, तीसरी बार करोगे तो और भी ज्यादा सजा मिलेगी। यहां पर देखिए इस चित्र में दिखाया गया है कितनी कितनी सजा मिलती है। इस चित्र में ये पूरी सजा दे रखी है, आप इसको देख सकते हैं। अब आते हैं धारा 12 पर। धारा 12 कहती है कुछ मामलों में न्यायालयों द्वारा उपधारा। ये मैं पहले भी SC/ST एक्ट जब पढ़ाया था उसमें भी बताया था कि उपधारा क्या होता है। उपधारा को इंग्लिश में कहते हैं प्रीजम्पशन। देखिए वैसे तो माना जाता है कि अपने देश का कानून अंधा है, उसको कुछ नहीं दिखता, उसको केवल सबूत दिखता है, लेकिन इन मामलों में वो थोड़ी सी आंख खोल लेता है और देख लेता है क्या चल रहा है, यानी कि उपधारणा कर लेता है। जैसे कि आपने किसी SC/ST वाले व्यक्ति को मारा, SC वाले व्यक्ति को मारा, तो आपको कोर्ट ये समझ लेगा कि आपने किस वजह से मारा, छुआछूत की वजह से मारा, ये उपधारणा कर लेगा कोर्ट। अब आते हैं धारा 13 पे। धारा 13 क्या कहती है, सिविल न्यायालयों की अधिकारिता की परिसीमा बताई गई है, यानी कि जो सिविल कोर्ट है उनकी भी कोई लिमिटेशन है। उनकी लिमिटेशन ये है कि आप कोई किसी भी इस तरीके की बात नहीं कह सकते जिससे छुआछूत को प्रोत्साहन मिले या फिर सपोर्ट मिले। जैसे कि माना कि 2 गांव हैं, रामपुर और श्यामपुर। रामपुर में SC का कोई सदस्य श्यामपुर में जाके पानी भरता है और श्यामपुर के सबड़ उसको रोक देते हैं, तो कोर्ट में जब ये मुद्दा उठेगा तो जज किसी भी स्थिति में ये नहीं कहेगा कि भाई यार तुम यार बेवकूफ हो कि रामपुर के होके श्यामपुर में भरने क्यों गए पानी, है कि नहीं, ये नहीं कह सकता, क्योंकि इससे इनडायरेक्टली सपोर्ट मिलेगा छुआछूत फैलाने वालों को। अब आते हैं धारा 14 पे। धारा 14 में बताया गया है कंपनियों द्वारा अपराध, यानी ये इस एक्ट के तहत अगर कोई कंपनी अपराध करती है तो फिर क्या होगा। सबसे पहले तो ये एक्ट उन सभी लोगों पे लगेगा जो कंपनी के व्यवसाय में भागीदार हैं, उन सभी पे ये केस लगेगा। लेकिन अगर उसमें से कोई निर्दोष फंस गया और उसने खुद को ये साबित कर लिया कि मेरे को तो भाई कुछ पता ही नहीं था, और अगर मेरे को पता होता तो मैं सूचना देता पुलिस को या फिर कुछ एक्शन लेता कि ये कांड नहीं हो पाए, तो उसको बचा देंगे, उसको छोड़ देंगे। साथ ही साथ धारा 14A में क्या बताया गया है, सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। तो ये बाकी के एक्ट में भी मैं बता चुका हूं कि सद्भाव पूर्वक कार्रवाई किसको कहते हैं। सद्भाव पूर्वक कार्रवाई की जो परिभाषा है वो IPC की धारा 52 में दी गई है। धारा 15 में बताया गया है कि अपराध संज्ञेय और संक्षेपता विचारणीय है। संज्ञेय यानी बिना वारंट के पुलिस आपको पकड़ सकती है। धारा 15 के A में बताया गया है कि धारा 15A में बताया कि राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि जो पीड़ित है इस एक्ट के तहत, जो पीड़ित है वो अपने अधिकारों का फायदा उठा पाए, ये सुनिश्चित करे, ये राज्य सरकार का कर्तव्य है। जैसे कि पीड़ित को मुआवजा देना, विशेष न्यायालयों की स्थापना करना ताकि केस जल्दी सॉल्व हो जाए, सर्वेक्षण करना कि अब छुआछूत का स्तर कितना रह गया है, पीड़ित क्षेत्रों की पहचान करना कि किन क्षेत्रों में छुआछूत ज्यादा है, ये सभी कार्य राज्य सरकार के हैं। और इसी एक्ट के तहत राज्य सरकार को ये कर्तव्य भी है कि उसने कौन कौन से काम किए हैं इसकी रिपोर्ट अपने संबंधित सदनों में दे। हम आते हैं धारा 16 पे। धारा 16 में बताया गया कि अधिनियम अन्य विधियों पर ओवरराइड करेगा। इसका मतलब क्या है, इस ओवरराइड का मतलब यह है कि अगर किसी दूसरा केस भी चल रहा है और उसमें अगर छुआछूत की बात कही गई है तो ये वाला अधिनियम भी उस पर लग जाएगा। 16A में क्या बताया गया है, 16A में बताया गया है अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 14 साल से अधिक व्यक्ति आयु के व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी। देखिए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम में क्या होता है कि जो अपराधी होता है उसको कुछ छूट मिली रहती है, ठीक है, उसको कुछ अधिकार दिए जाते हैं। तो इस एक्ट में अगर कोई 14 साल से ऊपर का है तो उसको वो चीजें नहीं मिलेंगी। तो एक तरीके से इसको बड़ा अपराध माना गया है। देखिए 16B में क्या बताया गया है, नियम बनाने की शक्ति बताई गई है। और नियम बनाने की शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास होती है और वो राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है। ऐसे नियम बनाएगी जिनसे इस छुआछूत को हम दूर कर सकें और इस एक्ट के इंप्लीमेंटेशन में सहायता मिले। और ये जो नियम बनाएगी वो 30 दिनों तक सदन में
रखा जाएगा। आते हैं आखिरी धारा निरसन। इसका मतलब वही है, पता ही है कि मतलब इससे संबंधित या इस जैसे जो भी नियम कानून संविधान में हैं उन सभी को यह अधिनियम रिप्लेस करता है और इसके जस्ट विपरीत वाले कोई भी नियम कानून है उनको निरस्त करता है। निरसन का मतलब तो बताइए ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। आई होप कि आपका एमपीपीएससी का पेपर अच्छा जाए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में और आगे के नोटिफिकेशंस के लिए, आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऑल द बेस्ट। जय माता दी। जय माता दी।